हेलो दोस्तों, तो फिजिक्स की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। तो जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो कुछ इस प्रकार से थे कि सबसे पहली बात तो न्यूटन ने गति का नियम कब दिया था। तो उन्होंने ये नियम जो दिया था वो 1687 एडी में दिया था। दूसरी चीज, इन्होंने किस किताब में अपने नियमों को मेंशन किया है, तो किताब के नाम है प्रिंसिपिया। दूसरी चीज कि इन्होंने ये जो नियम है वो किसके लिए दिए हैं, तो इन्होंने नियम दिए हैं मोशन के लिए, गति के लिए। और इसके गति के नियमों की संख्या कितनी है, तो इन्होंने 3 नंबर में दिए हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इनके लॉज को और किन नामों से जाना जाता है। तो फर्स्ट लॉ को जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम, या इसको कहते हैं संवेग का नियम। और तीसरे नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और हम लोग न्यूटन के गति के पहले नियम को देखते हैं। देखिए भाई, न्यूटन के पहले नियम का अगर हम लोगों को डेफिनेशन याद हो, जो हम लोगों ने पहली कक्षाओं में यानी कि 9th और 10th में पढ़ा था, तो उन्होंने क्या कहा था कि एवरी बॉडी दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स ट्राइंग टू मेंटेन इट्स स्टेट। प्रत्येक वस्तु जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है वह अपनी अवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है। अब किसी भी चीज के 2 स्टेट हो सकते हैं, या तो वो स्टैटिक हो सकता है, स्थिर हो सकता है, या तो फिर वो मोशन में हो सकता है, गति में हो सकता है। भाई देखिए, यहां पर यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, चलने का प्रयास नहीं करेगी। और अगर वो गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, मोशन में रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। और जो चीजें आप अपने आसपास सोसाइटी में देखोगे जो अपने मन का करे, कभी किसी से कोई लेना देना ना रहे, क्या बोलते हैं उसको, भाई बड़ा जड़ इंसान है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट है। और भाई चीजों के इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हो, जड़त्व या इनर्शिया। इसलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्टेट, ये जो पोजीशन है, ये तब तक चेंज नहीं होता है जब तक आप इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करो। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, तो आप आंसर करोगे फोर्स इज अ फैक्टर दैट कैन चेंज स्टेट। यानी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकता है। तो देखिए, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक। दूसरी चीज, न्यूटन के गति के पहले नियम से किसकी जानकारी मिलती है, या वो किसको परिभाषित करता है, तो वो किसको परिभाषित करता है, फोर्स को। याद रहे, न्यूटन के गति का पहला नियम डिफाइन करता है किसको, फोर्स को, बल को परिभाषित करता है। हमेशा याद रखना है इसको, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अब न्यूटन के गति के पहले नियम से रिलेटेड यहाँ पर देखते हैं, यदि स्टैटिक है तो उसमें जो इनर्शिया काम करेगा वो कैसा होगा, स्टैटिक इनर्शिया। और अगर वो मोशन में है तो उसमें जो काम करेगा वो क्या हैगा, आपका काइनेटिक इनर्शिया या मोशन का इनर्शिया, गति का जड़त्व। अब देखिए, बचपन में जो सवाल आते थे 7-8 आपके पास एग्जाम्पल होंगे। चलिए उसको हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए भाई, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आप चलती हुई गाड़ी है या आपकी गाड़ी रुकी हुई है, अब अचानक गाड़ी चलने लग जाए तो आप जो है पीछे की ओर झटका महसूस करते हैं, यानी कि आप पीछे गिर जाते हैं। कारण ये है कि आपकी बॉडी, गाड़ी खड़ी थी तब तक वो स्टैटिक इनर्शिया में यानी कि स्थिति के जड़त्व में था। लेकिन जब गाड़ी चल गई तो जो हिस्सा आपके शरीर का गाड़ी के साथ था वो मोशन में आ गया, लेकिन आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा अब अभी भी स्थिर रहना चाह रहा है। यानी कि उसमें कौन सा इनर्शिया काम कर रहा है, स्थिति का जड़त्व, पोजीशन का इनर्शिया काम कर रहा है, और आप उसी अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप पीछे गिर जाते हैं। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि चलती हुई या रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़े तो आप पीछे गिरते हैं, बताइए आप में कौन सा इनर्शिया काम कर रहा है। तो पहले किस स्टेट में थे, स्टैटिक, स्थिति, तो वहां पे स्टैटिक इनर्शिया। चलिए इसी के अगले पहलू को देखते हैं। ये देखिए भाई, अगर गाड़ी जो है चलती हो और अचानक ब्रेक लग जाए तो गाड़ी, आपके शरीर का निचला हिस्सा तो रुक जाएगा, लेकिन शरीर का ऊपरी पार्ट अभी भी मोशन में रहने का प्रयास करेगा। तो आप गाड़ी के मूवमेंट के डायरेक्शन में झुक जाएंगे,
और इस समय पहले मोशन में थे, तो बताइए इसमें कौन सा इनर्शिया काम किया? तो यहाँ पर आपके मोशन का या गति का इनर्शिया काम किया, जबकि यहाँ पर पोजीशन या स्थिति का इनर्शिया काम किया। यानी कि चलती हुई गाड़ी जब रुकती है तब आगे झुकते हैं, और रुकी हुई गाड़ी जब चलने लग जाए तो पीछे झुकते हैं, दोनों का इनर्शिया। अगला और देखते हैं हम लोग इसी का एग्जांपल कुछ। भाई देखिए, यहाँ पर ये फलों से लदी हुई पेड़ की एक शाखा है, एक डाली है, एक ब्रांच है। जब आप इस ब्रांच को हिलाते हैं तो फल पोजीशन में है, स्थिर है, इसलिए वो पोजीशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन ब्रांच तो मोशन में आ गया है, और इस कारण से फल जो है वो टूट करके नीचे गिरने लगते हैं। इसका अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इनर्शिया काम किया, तो यहाँ पर फल स्थिर रहना चाह रहा था, इसलिए यहाँ पर कैसा इनर्शिया काम करेगा? स्टैटिक इनर्शिया। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। भाई इस एग्जांपल में देखिए कि ये भाई दो आपके बेस बनाए हुए हैं जिसपे एक कंबल लटका हुआ है। कंबल अभी पोजीशन में है, और आप जब इसको डंडे से पीटते हैं तो इसके बीच बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल झड़कर नीचे गिरने लगते हैं। कंबल स्टैटिक था, लेकिन आपने डंडे से मारकर उसको मोशन प्रोवाइड किया, और इस प्रकार से डस्ट स्टैटिक कंडीशन में ही नीचे गिरने का प्रयास करता है। ये भी कैसा इनर्शिया हो गया? ये भी इसकी स्थिति का इनर्शिया होता है, यानी कि ये इसके स्थिति के कारण, जड़त्व के कारण ही धूल यहाँ से झड़ते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे आपके हथौड़े का हैंडल अगर ढीला हो जाता है तो आप हथौड़े को जमीन पर पीटते हैं, ये भी आपके इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि कांच पर किसी बंदूक से गोली से अगर आप निशाना लगाओगे तो कांच में किसी पर्टिकुलर जगह पे होल हो जाता है, बाकी पूरा इंटैक्ट जो कांच है वो एज इट इज बना रहता है। ये सब आपके मोशन के फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल है। तो 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। पहला कि ये आपका किस नाम से जाना जाता है, तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा कि इससे किसका है ना डेफिनेशन मिलता है, तो फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, और आपके इनर्शिया की ये अलग अलग पार्ट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद न्यूटन के गति के दूसरे नियम को। न्यूटन का गति का दूसरा नियम ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है उसमें लगाया गया बल। अब देखिए भाई, यदि इस डेफिनेशन को अगर आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेशन को हमने फॉर्मूले के तौर पे लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये T। भाई यहां लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mv। और इसी प्रकार से हमको एक चीज और पता है कि चेंज द रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर v बाई टी को आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन। यदि ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो लगेगा एक कांस्टेंट, और यदि ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 है तो f इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यानी कि आपका सेकेंड लॉ मोमेंटम की बात कर रहा है, लॉ ऑफ मोमेंटम बताता है, साथ ही साथ ये आपके किसके फॉर्मूले को डिराइव कर दिया? फोर्स को। तो भाई न्यूटन के गति का पहला नियम जो होता है वो फोर्स के लिए ही है, लेकिन ये क्या करता है? केवल और केवल उसको डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। जबकि सेकेंड लॉ जो होता है वो मोमेंटम के साथ साथ फोर्स के लिए ही है, लेकिन ये इसको क्या करता है? डिराइव करता है, व्युत्पत्ति करता है। तो भैया पहला करता है परिभाषित और दूसरा करता है उसके सूत्र की व्युत्पत्ति। ये याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। बाकी फोर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि फोर्स के टाइप, फोर्स के फॉर्म, ये अलग अलग टॉपिक हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग न्यूटन के गति के तीसरे नियम को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, इससे रिलेटेड अब आप पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे एग्जाम्पल क्या है। तो आपने बचपन में कई एग्जाम्पल देखे होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा, यदि हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी कि मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी जब T कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और T जब ज्यादा होगा तो फोर्स जो है कम हो जाएगा। अब बचपन की यादें, आपने पढ़ा होगा कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय हाथ थोड़ा पीछे खींचता है। पीछे खींचने से
आपका जो टाइम इंटरवल है बॉल का हाथ में टच होने का बढ़ जाता है, और जब टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि बंदे को चोट कम लगेगी। इसी तरह से जो एथलीट होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो गीली मिट्टी, कुशन यानी कि गद्दे, या तो रेत में कूदता है, ना कि रॉकी सरफेस यानी कठोर सरफेस पे कूदता है, क्योंकि ये कुशन, रेत और गीली मिट्टी आपका नीचे दबने के साथ साथ टाइम इंटरवल बढ़ा देते हैं, जिससे लगने वाला चोट घट जाता है। तो भाई ये इसके एग्जाम्पल में बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल रहा है। और अब हम लोग देखेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो बच्चों, तीसरा नियम जो कि यूनिवर्सल है, हर इंसान जानता है कि भाई आज का जो डेट है ना, उस जगह पे अगर आप किसी इंसान को एक बार कुछ बोल दो, डांट दो, गाली दे दो, या उसको एक झापड़ मार दो, तो उसके बदले में वो, अब पुराना समय नहीं रहा है कि भाई वो बोलेगा कि भाई गांधी जी ने कहा था एक गाल पे पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको पड़ेगा बिल्कुल दोबारा पलट के। तो वही नियम है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, कि भाई हर एक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी नदी पर खड़े हैं और अचानक नदी के नाव पर खड़े हैं, नदी में, और नाव से अचानक जब आप किनारे पे कूदते हैं तो नाव पीछे जाती है, आप आगे चले जाते हो। जब आप बंदूक से गोली दागते हैं तो आपके कंधे पर एक झटका महसूस होता है और गोली आगे चली जाती है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसके बिना आपका काम चलता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वॉकिंग, चलना, ये भी आपके न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। जब आप अपने पैर से, है ना, अर्थ को नीचे की ओर या पीछे की ओर धकेलते हो तो अर्थ उतने ही फोर्स से आपको आगे की ओर धकेल देता है। इसी तरह से आप जब कर रहे होते हो स्विमिंग, तब भी आप पानी को पीछे फ्लिप करते हो या धकेलते हो और पानी आपको उतने फोर्स से ही आगे धकेल देता है। यानी कि आपका तैरना और आपका चलना भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके न्यूटन के गति का तीसरा नियम है आपके रॉकेट का उड़ना। याद रहे भाई, रॉकेट का फ्यूल नीचे जलता है और रॉकेट ऊपर चलता है। तो तीनों नियमों के बेसिक्स आप लोगों ने देख लिए हैं। एक नियम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। देखिए प्यारे बच्चों, मैं ऐसा तो कोई एकदम डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि रॉकेट किस नियम से उड़ता है तो आप बोलोगे न्यूटन की गति के तीसरे नियम से उड़ता है, यानी कि जब फ्यूल नीचे जलता है तो रॉकेट ऊपर चलता है। दूसरा, अगर किस सिद्धांत से उड़ता है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी से उड़ता है, और वो कैसे उड़ता है ये हम लोग आगे देखेंगे।